Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today in this lecture we will discuss and learn about the importance of water and adaptive radiation in fishes, as well as we will classify different groups of fishes into jawed or jawless fishes. And we will further divide these fishes into classes and subclasses. So now we will start our lecture with the discussion of importance of water. Water is a buoyant medium, meaning that it provides the upthrust force to the fishes. It resists rapid fluctuations in temperature, and water covers 70% of Earth's surface. Life began in water. Living tissues of organisms are mostly made up of water. Therefore, life is impossible without water. यानी हम कह सकते हैं कि पानी जो है एक बॉयंट मीडियम भी है, ये अपने रैपिड फ्लक्चुएशंस जो है टेम्परेचर की उसको ये रेजिस्ट करता है। यानी वाटर जो है वो मैक्सिमम हीट को भी अगर एब्जॉर्ब कर ले तो अपना वो जो टेम्परेचर है उसको बहुत कम चेंज करता है। ये वाटर की प्रॉपर्टी जो इसको हीट कैपेसिटी वाटर की कहा जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट इसकी एक प्रॉपर्टी है वाटर की। इसी तरह से हमारी अर्थ का 70% जो एरिया है वो वाटर ने कवर किया हुआ है, और ज़िंदगी की इब्तदा भी पानी से ही हुई थी। ये साइंस भी कहती है और कुरान भी कहता है। लिविंग टिश्यूज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ वाटर। तो हमारे जितने भी ज़िंदा जानदार हैं, हमारे जो टिश्यूज़ हैं वो पानी से मिलकर बने हुए हैं। जैसे अगर ब्रेन सेल्स की बात करें तो ब्रेन सेल्स में 85% वाटर तकरीबन पाया जाता है। इसी तरह से बोन सेल्स जो हैं उनमें 20% तक वाटर होता है। सो वी कैन से दैट लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट वाटर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एडेप्टिव रेडिएशंस इन फिशेस। तो एडेप्टिव रेडिएशन क्या है, अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो वो ये कुछ यूँ है: द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज़ इन रिस्पॉन्स टू द ओपनिंग ऑफ अ न्यू हैबिटेट। एक नए हैबिटेट के ओपन हो जाने की वजह से नई स्पीशीज़ का वजूद में आ जाना क्या कहलाता है? एडेप्टिव रेडिएशन कहलाता है। तो इसको दूसरे वे में भी डिफ़ाइन इस तरह से किया जा सकता है: द फॉर्मेशन ऑफ इकोलॉजिकली डाइवर्स स्पीशीज़ फ्रॉम द कॉमन अनसेस्ट्रल स्टॉक। तो इकोलॉजिकली डाइवर्स स्पीशीज़ का बन जाना, यानी कि हर स्पीशीज़, जैसे फ़िश में अब डिफरेंट स्पीशीज़ पाई जाती हैं, वैराइटीज़ बेशुमार पाई जाती हैं। तो फिशेज़ के अंदर एडेप्टिव रेडिएशन का प्रोसेस अभी तक कंटिन्यू है, जो चलता जा रहा है, और इसकी वजह से बहुत सारा फ़िश के अंदर वैरायटी पाई जाती है। यानी कुछ फिशेज़ जो हैं वो क्या हैं, सरफेस फीडर हैं, कुछ जो हैं वो फिन बाइटर्स हैं, इसी तरह से कुछ जो हैं वो ओमनीवोरस हैं, कुछ कार्निवोरस हैं। तो ये सारी वैरायटी जो फिशेज़ की है वो एक कॉमन एंसेस्ट्रल स्टॉक से वजूद में आई है। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं? एडेप्टिव रेडिएशन का नाम देते हैं। द एडेप्टिव रेडिएशन इन फिशेज स्टार्टेड अबाउट मोर देन 500 मिलियन ईयर्स अगो। 500 मिलियन साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया है तब से फ़िशेज़ के अंदर एडेप्टिव रेडिएशन का प्रोसेस चलता जा रहा है और अभी तक कंटिन्यू है। यानी फ़िश के अंदर नई वैराइटीज़ भी बनती चलती जा रही हैं, नए हैबिटेट्स की वजह से या नई जो है इकोलॉजिकल अडेप्टेशंस की वजह से। सो द एडेप्टिव रेडिएशन इन फिश इज़ स्टिल कंटिन्यूइंग। Now in this slide you may see the adaptive radiations in cichlid fishes। जैसा कि आपको ये स्टार्ट में दिखाई गई है, फ़िश ईटर है एक वैरायटी, दूसरी क्या है, स्नेल ईटर है, तीसरी इसमें अगर देखें तो एलजी स्क्रैपर है, फोर्थ क्या है, यानी कि इसके अंदर सेकंड सेट ऑफ जॉज पाए जाते हैं। फिफ्थ को अगर हम देखें तो ये दे आर इंसेक्ट ईटर। सिक्स्थ जो है यहाँ पे वैरायटी वो क्या है, लीफ ईटर है, और सेवन्थ क्या है, जू प्लैंकटन ईटर है। अगर देखें ग्रेट लेक्स जो ईस्ट अफ्रीका की हैं, वहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज़ एक ही सिक्लिड फिशेज़ की पाई जा रही हैं। तो ये सारे के सारी जो वैरायटीज़ हैं जो कि इकोलॉजिकली डाइवर्स हैं, जो कि कॉमन एंसेस्ट्रल स्टॉक से बनी हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एडेप्टिव रेडिएशंस, जो फ़िश के अंदर ऑलमोस्ट 500 मिलियन ईयर्स अगो पहले शुरू हुआ था। यानी कि 500 मिलियन साल पहले ये फ़िशेज़ के अंदर प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, जो अभी तक स्टिल चल रहा है, और फ़िश के अंदर अभी तक एडेप्टिव रेडिएशन का प्रोसेस जारी है। Fishes are the members of chordate subphylum Vertebrata. They have vertebrae. These vertebrae surround the spinal cord. Vertebral column provides the primary axial support. Fish also have a skull. It protects the brain. And zoologists do not know about the first vertebrae. Molecular evidences are gathered by comparing genes of cephalochordates. These evidence suggest that the vertebrate lineage goes back to 750 million years.
यानी कि हमें पता नहीं कि पहली फ़िश कौन सी थी या किस तरह से थी. एंड इफ़ वी डू द सर्वे ऑफ फिशेस, we can say that according to traditional classification, the fishes are traditionally divided into two superclasses, and this classification is based on the presence or absence of jaws and paired appendages. अब अगर आप यहाँ पे फ़िश की क्लासिफिकेशन देखें तो फ़िश की यहाँ पे दो सुपर क्लासेस आपको दिखाई गई हैं. एक इसमें जो है वो यानी कि जो हैं वो सुपर क्लास ए नेथन्स हैं, दूसरी इसमें सुपर क्लास क्या है, नेथोस्टोम्स. यानी फ़िश की दो सुपर क्लासेस हैं, ए नेथन्स और नेथोस्टोम्स. और ये किससे बुनियाद पे इनको क्लासीफाई किया गया अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन. And the superclass A nathans includes the jawless fishes. A means without, nathans means jaws. They are jawless fishes and they lack jaws and paired appendages. And in case of superclass A nathans, their members have cartilaginous skeleton and they have persistent notochord. यानी इनमें नोटोकॉर्ड की जगह पे वर्टिब्रल कॉलम नहीं आएगा, ये नोटोकॉर्ड रखने वाली फिशेस हैं. And they have two semicircular canals present. The examples of these fishes includes hagfishes and lampreys. But in case of hagfishes, the ear of these fishes have only one semicircular canal which is formed by the fusion of two canals. यानी hagfishes का जो है बाकी ग्रुप से क्या डिफरेंस है कि जो इसके अंदर लैम्प्रेज हैं उनके अंदर क्या होती हैं, दो सेमी सर्कुलर केनाल्स पाई जाती हैं उनके इनर ईयर में, जबकि हैग फिशेस में कितनी पाई जाती हैं, जस्ट एक, जो कि दो सेमी सर्कुलर केनाल्स की फ्यूजन से ही बनी है. एंड ए नेथन्स हैव टू क्लासेस. अब यानी ये जो सुपर क्लास ए नेथन्स है इसकी आगे फर्दर क्या हैं, दो जो हैं वो क्लासेस हैं, क्लास मिक्सिनी एंड क्लास सिफेलैस्पिडोमॉर्फी. सिफेलैस्पिडोमॉर्फी जो है यानी कि ये दोनों क्लासेस में, अब क्लास मिक्सिनी जो है इसमें हैग फिशेस आती हैं और सिफेलैस्पिडोमॉर्फी में लैम्प्रेज आती हैं. जबकि अगर हम सुपर क्लास नेथोस्टोम्स के हवाले से बात करें तो नेथो मीन्स जॉड एंड स्टोमा मीन्स माउथ, यानी दे हैव जॉड माउथ. और तो इस तरह की मछलियाँ जो कि जबड़े रखने वाली हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, जॉड फिशेस ना नेथोस्टोम्स, उनकी सुपर क्लास नेथोस्टोम्स है. एंड दे हैव हिंज्ड जॉज एंड पेयर्ड अपेंडेजेस, यानी दरवाजे के कब्जे की तरह इनके जॉज हैं जो कि सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, टू डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते, यानी ओपन हो सकते हैं या क्लोज हो सकते हैं. और पेयर्ड अपेंडेजेस इनके अंदर पाए जाते हैं, यानी कि दोनों तरफ बॉडी के जो है अपेंडेजेस पाए जाएंगे जैसे फिन्स वगैरह हैं. एंड देयर वर्टिब्रल कॉलम रिप्लेसिस द नोटोकॉर्ड, यानी इनमें और ए नेथन्स में क्या डिफरेंस है कि इनका जो रीढ़ की हड्डी है वो बाद में इनके अंदर बन जाती है नोटोकॉर्ड की जगह पे. एंड देयर इंटरनल ईयर हैव 3 सेमी सर्कुलर केनाल्स, इनके इनर ईयर में 3 सेमी सर्कुलर केनाल्स पाई जाती हैं. और इसकी 4 क्लासेस हैं, सुपर क्लास नेथोस्टोम्स को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है. एंड देयर 4 क्लासेस आर क्लास कॉन्ड्रिथाइस, क्लास ओस्टिथाइस, क्लास प्लेकोडर्म्स एंड क्लास अकेंथोडियंस. एंड द एग्जांपल्स ऑफ दिस सुपर क्लास इंक्लूड्स शार्क्स, स्केट्स, रेज and rat fishes and all the bony fishes like teleost fishes. Now we will discuss about hag fishes. Hag fishes have 4 pairs of tentacles in their mouth. अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं इनका माउथ है जिसके अंदर 4 pairs of tentacles पाए जाते हैं जिससे इसकी पहचान की जा सकती है. And their olfactory sacs open into mouth cavity, यानी इनके सूंघने वाली जो सैक्स हैं, olfactory senses जो हैं वो माउथ कैविटी में डायरेक्ट ओपन होती हैं. एंड दे हैव 5 to 15 पेयर्स ऑफ फेरेंजियल स्लिट्स, तो इनके अंदर फेरेंजियल स्लिट्स भी 5 to 15 पेयर्स उसके पाए जाते हैं. एंड हैग फिशेस आर द मेंबर्स ऑफ द क्लास मिक्सिनी. हैग फिशेस रिमेन बरीड इन द सैंड एंड मड ऑफ मेरीन एनवायरनमेंट्स. दे फीड ऑन सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स एंड ईट डेड एंड डाइंग फिश. हैग फिशेस एंटर द फिश थ्रू द माउथ and it eats the contents of its body. They leave only skin and bones of the victim fish. Anglers must be careful about hagfishes. Hagfishes bite at a baited hook, यानी जो मछली पकड़ने के लिए वो कांटा इस्तेमाल करते हैं, जो एंगलर्स होते हैं, मछेरे जो होते हैं मछलियाँ पकड़ने वाले, तो हैगफिश उसको भी खा जाती है. Hagfishes swallow the hook deeply. The hook is lodged near the anus. Hagfishes have slimy bodies
देयरफॉर फिशरमैन कैन नॉट कैप्चर इट। अब इसकी बॉडी इतनी स्लाइमी होती है कि फिशरमैन इसको पकड़ नहीं पाते हैं, मछेरे इसको पकड़ नहीं पाते हैं। एट लास्ट ही हैज़ टू कट हिज लाइन्स एंड टाई ऑन अ न्यू हुक। Most zoologists now consider the hagfishes as the most primitive group of vertebrates. So hagfishes की अगर हम बॉडी की बात करें, they are eel shaped and they are slime producing marine fishes. Oftenly they are known as slime eels and they are the only non-living animals that have a skull but no vertebral column. Although hagfishes do have rudimentary vertebrae. Now in this slide you can watch the image of lamprey. अब अगर आप लेम्प्रे फिश को देखें तो दे हैव सकिंग माउथ विद टीथ एंड रेस्पिंग टंग। अब इसका अगर ये माउथ आप देखें तो इट हैव सकिंग माउथ विद टीथ्स एंड रेस्पिंग टंग, रेती की तरह की इसकी ज़ुबान यहाँ पे जो है वो होती है। एंड दे हैव 7 पेयर्स ऑफ फेरेंजियल स्लिट्स। अब ये आपको यहाँ पे इसके 7 पेयर्स नज़र आ रहे हैं फेरेंजियल स्लिट्स के। एंड दे हैव ब्लाइंड ऑल्फैक्टरी सैक्स, इनके अंदर भी ऑल्फैक्टरी सैक्स पाए जाते हैं जो कि ब्लाइंड होते हैं इसके माउथ के अंदर। एंड द एग्जांपल इज लैम्प्रेज। लैम्प्रेज बिलोंग टू क्लास सिफेलेस्पिडोमॉर्फी एंड दे लिव इन मेरीन एंड फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट्स इन टेम्परेट रीजन्स। एंड मोस्ट एडल्ट लैम्प्रेज प्रे ऑन अदर फिशेज। Their larvae are filter feeders. The mouth of an adult is sucker-like. It is surrounded by lips. The lips have sensory and attachment functions. Numerous epidermal teeth line the mouth. They cover a movable tongue-like structure. Adult lamprey is attached to prey with their lips and teeth. It uses its tongue to rasp away scales. Lamprey have salivary glands. These glands produce anticoagulant secretions. Lamprey feed mainly on the blood of their prey. अब इनके जो माउथ को अगर हम देखें तो उसके अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं या इसके जो ग्लैंड्स होते हैं वो एंटीकोएगुलेंट सिक्रीशन पैदा करते हैं। मीन्स कि जिसको ये अटैक करेगी उसका ब्लड मुसलसल निकलता रहेगा, वो जम नहीं पाएगा। Lampreys feed mainly on the blood of their prey. Some lampreys are not predatory. And their larval stages of brook lampreys last for 3 years. The adult do not feed on or leave their stream. They reproduce and they die soon after metamorphosis. Adult sea lampreys live in the oceans or the Great Lakes and they migrate near the end of their lives to a spawning bed in a freshwater stream. Lampreys make their nest in small depressions in the substrate. A female attaches itself to a stone with her mouth and a male uses his mouth to attach to the female's head. It wraps his body around the female. Eggs are shed in small groups over a period of several hours and fertilization is external in case of lamprey. After that the adult died. And the sticky eggs of lamprey then covered with sand. Eggs are hatched in 3 weeks and ammocyte larvae are formed. The larvae move down to softer substrate and they bury themselves in sand and litter. The larvae feed like Amphioxus and ammocyte larvae grow from 7 cm to about 17 cm in 3 days. Finally, the larvae are metamorphosed into the adult in several months. Its mouth becomes sucker-like and it develops teeth, tongue and feeding musculature. Now lamprey leaves the mud permanently and it goes back to sea and it becomes a predator. So this is the life cycle of a generalized lamprey. So here there is a comparison between two classes of anathans. That is the first class is class Myxini and the second one is class Cephalaspidomorphi. एंड जैसा कि आपको पहले बताया था कि क्लास मैगजीनी में कौन सी आती हैं फिशेस, हैग फिशेस, और क्लास सिफेलेस्पिडोमॉर्फी में कौन सी आती हैं, लैम्प्रेस। तो क्लास मैगजीनी जो है इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स जैसा कि आपको पहले बताया था, आपको दिखाया भी था इसका इमेज, कि देयर माउथ हैज़ 4 पेयर ऑफ टेंटिकल्स and their olfactory sacs open into mouth cavity and they have 5 to 15 pairs of pharyngeal slits. But in case of class Cephalaspidomorphi, they have sucking mouth with teeth and rasping tongue. यानी इनका माउथ सक करने वाला होता है, उसके मुंह में दांत भी हैं इनके
और रेती की तरह की ज़बान भी है। एंड दे हैव 7 पेयर्स ऑफ फेरेंजियल स्लिट्स, जबकि जो दूसरी फिशेस थी उनके अंदर कितने थे मिक्सिनी में यानी हैग फिशेस में 5 to 15 पेयर्स ऑफ फेरेंजियल स्लिट्स। And the class Cephalaspidomorphi have blind olfactory sacs and the example of this class is lampreys। अब आपने इन दोनों की इमेजेस को लास्ट स्लाइड में देखा है। So now we have a comparison of classes of gnathostomes like class Chondrithys, class Osteichthyes, class Placoderms and class Acanthodians। अब जो ओस्टिथाइज हैं जो हैं या कॉन्डरिथाइज हैं ये क्लासेस तो अभी भी स्टिल प्रेजेंट हैं, इनकी अंदर फिशेस अभी भी पाई जाती हैं। दे आर द ग्रुप ऑफ लिविंग फिशेस जो अभी तक सर्वाइव कर रही हैं। बट प्लेकोडर्म्स और कैंथोडियंस इसके दो ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि प्रिमिटिव फिशेस थी जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हुई हैं, जो अब एंशियंट फिशेस का ग्रुप था जो अब प्रेजेंट नहीं है। तो हम इन दोनों का कंपैरिजन अब करेंगे कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉन्डरिथाइज फिशेस एंड क्लास ओस्टिथाइज फिशेस। So the class Chondrithys includes cartilaginous fishes and they are carnivorous or scavengers, यानी या तो ये गोश्तखोर होंगी या मुर्दारखोर होती हैं। They have biting mouth parts। अब इनके माउथ जो हैं वो इस तरह के होंगे कि वो बाइट करने वाले माउथ पार्ट्स इसके माउथ में होंगे। एंड they have paired appendages, यानी इनके फिन्स जो हैं मोस्टली पेयर्ड होंगे। एंड दे पोजेस डर्मल प्लेकॉइड स्केल्स। अब इनके अंदर जो ख़ास किस्म के स्केल्स पाए जाते हैं जिनको प्लेकॉइड स्केल्स कहा जाता है। प्लेकॉइड स्केल्स आर आल्सो नोन एज डर्मल डेंटिकल्स एंड दे आर फाउंड इन द शार्क्स एंड दे आर लाइक टूथ, दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड एज डेंटिकल्स। एंड इन स्ट्रक्चर प्लेकॉइड स्केल रिजेंबल्स अ टूथ, दो द प्लेकॉइड स्केल्स आर क्लोजली सेट बट डू नॉट ओवरलैप ईच अदर and their shape is plate like, that's why they are named as placoid scales। And these scales consist of these parts like basal plates and tridentine spine and they have a pulp cavity। We can say that all elasmobranchs have placoid scales। And the class Chondrithys possess cartilaginous endoskeleton। अब इनका जो skeleton होगा वो भी cartilage से ही बना हुआ होगा। And this class is further subdivided into two subclasses, and the first subclass is subclass Elasmobranchi and the second subclass is Holocephali। And the examples of class Chondrithys include sharks, skates, rays and rat fishes or chimeras। In case of class Osteichthyes यानी bony fishes जो हैं and they possess bony skeleton। Osteo means bones and ichthyes means fishes, so they are the bony fishes। ओपर्कुलम कवर्स सिंगल गिल ओपनिंग। अब इनकी गिल्स जो होती हैं उनके ऊपर ओपर्कुलम पाया जाता है, एक लिड पाया जाता है जो उनको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, जबकि कॉन्डरिथाइज फिशेस में इस तरह का ओपर्कुलम नहीं पाया जाता है, देयर ओपर्कुलम इज एब्सेंट। And they possess pneumatic sacs which function as lungs or swim bladders। क्लास ओस्टिथाइज की एक और बड़ी ख़ास पहचान है कि इनके अंदर स्विम ब्लैडर भी हो सकता है या लंग्स भी हो सकते हैं, बट कॉन्डरिथाइज फिशेस के अंदर स्विम ब्लैडर भी नहीं पाया जाता है। एंड क्लास ओस्टिथाइज पोजेस ऑलमोस्ट 20,000 फिशेस, देयरफॉर इट इज़ अ सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ फिशेस। अब ओस्टिथाइज जो फिशेस का ग्रुप है ये सक्सेसफुल क्यों ग्रुप माना जाता है, कामयाब ग्रुप क्यों माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर फिशेस बेशुमार पाई जाती हैं। देयर आर टू सब क्लासेज ऑफ ओस्टिथाइज, दीज आर सब क्लास सार्कोप्टेरिजाई एंड सब क्लास एक्टिनोप्टेरिजाई। And the examples of these fishes includes bony fishes like the modern bony fishes etc, teleostei etc। Now we will discuss about subclass Elasmobranchi। Elasmos meaning plate metal and branchia meaning gills। The literal meaning of Elasmobranchi therefore is plate metal gills। And these are the fishes which have a cartilaginous skeleton and they also possess placoid scales। Like the fishes of this group includes sharks, skates and rays, and we will only discuss the sharks in detail। Sharks arose from early jawed fishes in the Devonian period about 375 million years ago, and certain features of bony fishes are absent in elasmobranchs। These features are swim bladder, regulation of buoyancy,
अ गिल कवर एंड बोनी स्केलेटन। यानी शार्क्स के अंदर जो है ना स्विम ब्लैडर होता है, ना ही ये बुएंसी को इतना प्रॉपर मेंटेन कर पाती हैं, ना ही इनके अंदर गिल कवर या ओपर्कुलम पाया जाता है, ना ही इनका बोनी स्केलेटन होता है। इनका स्केलेटन क्या होता है, कार्टिलेजिनस होता है, थोड़ा बहुत ओसिफिकेशन उसके अंदर हुई है। इट इज़ बिलीव्ड दैट दीज आर प्रिमिटिव फीचर्स, therefore the characteristics are lost due to different adaptations in these fishes. Sharks have tough skin and they possess dermal placoid scales which covers the skin of sharks. These scales project posteriorly. They give the skin tough sandpapery like texture, and they are posteriorly pointed scales and also reduce friction in water during swimming. यानी ये कुछ इसके फंक्शंस हैं जो कि प्लेकॉइड स्केल्स के हैं कि सैंड पेपर लाइक टेक्सचर देते हैं, यानी रेगमाल की तरह का फ़िश की स्किन को टेक्सचर प्रोवाइड करते हैं, बनावट देते हैं। इसी तरह से ये जो है पोस्टीरियरली पॉइंटेड स्केल्स हैं और ये वाटर के अंदर जब फ़िश स्विम कर रही होती है तो उसकी फ्रिक्शन को भी कम कर देते हैं। और अगर हम शार्क्स के टीथ की बात करें, द टीथ ऑफ शार्क्स आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स, यानी ये प्लेकॉइड स्केल्स की ही मॉडिफाइड फॉर्म है। देयर इज़ अ रो ऑफ टीथ ऑन द आउटर एज. Another row of teeth is present behind the first row. The teeth of second row are attached to a band of ligament. This band covers the jaw cartilage inside the mouth. Sharks had the old and useless teeth of outer row. यानी शार्क्स क्या कर सकती हैं, उसकी दो रोज़ होती हैं दांतों की, जिसमें से वो आउटर रो के टीथ को क्या कर सकती है, उतार सकती है, और नए टीथ को वो क्या कर सकती है, ग्रो कर सकती है। न्यू टीथ मूव इनटू देयर पोजीशन फ्रॉम इनसाइड द जॉ एंड रिप्लेसेस देम. This replacement is rapid in young sharks. Now, new row of teeth is developed after every 7 or 8 days in them. यानी हर 7-8 दिन के बाद इनके अंदर एक नया दांतों की रो जो है वो बन जाती है, या नए दांतों की कतार बन जाती है। Crowns of teeth are adapted for tearing prey or for crushing the shells of mollusks. अगर आप इसके दांतों को देखें तो ये इसके क्राउन यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहे हैं, यानी जो क्राउन मीन्स जो उसका बाहर वाला हिस्सा है, यानी जिसको हम ऐसे तो तर्जमा करें तो ताज बनता है, तो ये इसका क्राउन जो है वो क्या करता है, अपने शिकार को काटने का या क्रश करने का काम करता है इन फिशेज़ के अंदर। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द साइज ऑफ दीज फिशेज़, शार्क्स रेंज इन साइज फ्रॉम लेस दैन 1 मीटर टू ग्रेटर दैन 10 मीटर। यानी ये 1 मीटर से लेकर 10 मीटर तक भी हो सकती हैं। जैसे बास्किंग शार्क्स जो हैं वो तकरीबन कुछ मीटर्स तक होती हैं, जबकि वेल शार्क्स जो हैं वो 10 मीटर तक भी हो सकती हैं। द लार्जेस्ट शार्क्स आर नॉट प्रीडेटरी, दे आर फिल्टर फीडर्स, दे हैव मॉडिफिकेशन इन फेरेंजियल आर्च, दीज आर्चेज कैप्चर प्लैंक्टन्स. द ग्रेट वाइट शार्क एंड द मैको आर मोस्ट फियर्ड शार्क्स. एक्सटिंक्ट स्पेसिमन्स हैव रीच्ड द लेंथ ऑफ 15 मीटर और मोर। यानी जो पुरानी मछलियाँ थीं इसके अंदर शार्क्स के ग्रुप्स में, वो 15 मीटर या उससे भी ज़्यादा लेंथी हुआ करती थी। तो ये कुछ शार्क्स के बारे में पॉइंट्स थे कि शार्क्स आर अ ग्रुप ऑफ इलेस्मोब्रैंक फिश एंड दे आर करेक्टराइज्ड बाय कार्टिलेजिनस स्केलेटन, 5 to 7 gill slits on the side of the head and pectoral fins that are not fused to the head. तो ये इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं शार्क के जो आपने याद रखते हैं। So in this slide we will discuss about skates. Skates and rays are specialized life on the ocean floor, यानी ocean floor पे bottom में पाई जाती हैं। They live in shallow waters and they use their blunt teeth to feed on invertebrates. They have lateral expansion of the pectoral fins into wing-like appendages and it is a modification for life on the ocean floor. अब इनके जो हैं अगर हम लेटरल एक्सपेंशंस देखें पेक्टोरल फिन्स की, तो उससे विंग लाइक अपेंडेजेस इनके अंदर बनते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं कि एक विंग की तरह का अपेंडेज नज़र आ रहा है। एंड लोकोमोशन टेक्स प्लेस बाय डोर्सोवेंट्रल मस्कुलर वेव्स. दीज वेव्स पास पोस्टीरियरली अलोंग द फिन्स एंड दे हैव इलेबोरेट कलर पैटर्न्स ऑन द डोर्सल सरफेस. अब यहाँ पे इसके जो हैं ये कलर पैटर्न्स भी आप देख सकते हैं जो बहुत वाजिया हैं एंड दे प्रोवाइड इफेक्टिव कैमोफ्लेज. अब ये कलर पैटर्न्स की वजह से क्या होता है, अपने एनवायरनमेंट में कंसील कर सकती हैं, कैमोफ्लेज वो इनको प्रोवाइड करते हैं. सो स्केट्स आर कार्टिलेजिनस फिशेज दैट बिलोंग टू द फैमिली राजीडी इन द सुपर ऑर्डर बेटाइडी ऑफ रेस. यानी स्केट्स को सुपर ऑर्डर में साथ रखा गया है रेस के साथ, और तकरीबन इनकी 150 प्लस स्पीशीज़ जो हैं उनको बताया जा चुका है, जिनको 17 जेनरा में क्लासीफाई किया गया है. So in this slide you can watch the image of rays.
तो रेज क्या हैं? बेटॉइडी इज़ अ सुपर ऑर्डर ऑफ कार्टिलेजिनस स्पीशीज विच आर कॉमनली नोन एज रेज. दे एंड देयर क्लोज रिलेटिव्स लाइक शार्क्स कंप्राइज द सब क्लास इलेस्मोब्रैंकाई. यानी ये सब क्लास इलेस्मोब्रैंकाई में शार्क्स भी हैं, स्केट्स भी हैं और रेज भी पाई जाती हैं. तो अगर रेज की हम बात करें, द टेल ऑफ स्टिंग रे इज़ मॉडिफाइड इनटू अ डिफेंसिव लैश. अब अगर हम स्टिंग रे की बात करें तो उसकी ये जो टेल है, ये वाली यहाँ पे जो आपको ये नज़र आ रही है, ये डिफेंसिव लैश में जो है वो चेंज हो गई है. एंड देयर डॉर्सल फिन फॉर्म्स वेनोमस स्पाइन. अब ये जो इसका डॉर्सल फिन है, ये वाला जो है, ये वेनोमस स्पाइन बना देता है, यानी जहरीला एक स्पाइन होता है ये वाला. द एग्जाम्पल्स ऑफ दीज रेज में इंक्लूड इलेक्ट्रिक रेज एंड मेंटा रेज. यानी इस ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रिक रेज भी आ जाती हैं और मेंटा रेज भी आ जाती हैं. Rays are the largest group of cartilaginous species with well over 600 species in 26 families. And rays are distinguished by their flattened bodies, enlarged pectoral fins that are fused to the head, and gill slits that are placed on their ventral surfaces. So most rays lives on the sea floor in a variety of geographical regions, mainly in coastal waters, and they feed on snails, clams, oysters, crustaceans, and some fish depending on the species. Like manta rays feed on planktons. So in this slide there is a comparison made between two classes of gnathostomes. The members of these two classes are extinct now. यानी इससे दोनों क्लासेस के मेंबर्स जो हैं अब नहीं पाए जाते हैं. द फर्स्ट क्लास इज़ क्लास प्लेकोडर्माई. प्लेकोडर्माई इज़ ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लेको मीनिंग प्लेट एंड डर्मा मीनिंग स्किन. सो द लिटरल मीनिंग ऑफ प्लेकोडर्माई इज़ प्लेट स्किन्ड एनिमल्स. यानी इनके ऊपर स्किन के ऊपर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं. एंड इट इज़ अ क्लास ऑफ आर्मर्ड प्री हिस्टोरिक फिश नोन फ्रॉम फॉसल्स which lived from the Silurian to the end of the Devonian period. Their head and thorax were covered by articulated armored plates, and the rest of the body was scaled or naked, depending on the species. Placoderms were among the first jawed fish. Their jaws likely evolved from the first of their gill arches. Placoderms are paraphyletic and consist of several distinct outgroups or sister taxa to all living jawed vertebrates, which originated among their ranks. तो यानी कि ये जो है बहुत एक्सटिंक्ट ग्रुप ऑफ फिशेस थी जो कि कभी पाई जाती थी हमारी ज़मीन के ऊपर. एंड दे वर आर्मर्ड फिशेस एंड दे कंटेन्ड अर्लीस्ट जॉर्ड फिशेस एंड दे लेफ्ट नो डिसेंडेंट्स. अब यहाँ पे आप नीचे इसमें इमेज में देख सकते हैं कि इसके अंदर ये देखें, ये फ़िश दिखाई गई है क्लास प्लेकोडर्माई की. दे हैव हेड शील्ड, दे हैव बोन प्लेट्स, दे हैव स्ट्रॉन्ग जॉज, एंड दे हैव पेयर्ड पेक्टोरल फिन्स एंड पेयर्ड पेल्विक फिन्स. यानी दोनों तरफ ये मौजूद हैं बॉडी के. एंड दे हैड नेकड बॉडी एंड थोरेसिक शील्ड. अब ये थोरेसिक एरिया में आपको एक शील्ड ये नज़र आ रही है और गैप और हिंज भी ये दरमियान में एक बना हुआ है. एंड दे हैड सिंगल डॉर्सल फिन एंड दे हैड लॉन्ग हेट्रोसर्कल टेल फिन. Heterocircle meaning that a tail fin having unequal upper and lower lobes, usually with the vertebral column passing into the upper. यानी ऐसा टेल फिन जो कि अनइक्वल लोब्स को रखता हो और उनके दरमियान से क्या हो, वर्टिब्रल कॉलम पास करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा हो, तो ऐसे हम टेल फिन को क्या कहते हैं? हेट्रोसर्कल टेल फिन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड एक्सटिंक्ट क्लास ऑफ नेथोस्टोम्स, दैट इज़ अकेंथोडियंस. Acanthodi or acanthodians are sometimes called as spiny sharks, and it is an extinct paraphyletic class of teleostome fish, and they sharing features with bony fish as well as with cartilaginous fish. In form they resemble sharks, but their epidermis was covered with tiny rhomboid platelets like the scales of holosteans like gars and bowfins. अब अगर इसकी आप स्किन देखें तो इसके ऊपर ऐसे स्केल्स पाए जाते हैं जैसे गार्स या बाओफिन के अंदर पाए जाते थे. ये वाले जो स्केल्स आपको नज़र आ रहे हैं जिनको चाने भी कहा जाता है, तो ये इसके स्केल्स की कुछ खास पहचान थी. एंड दे रिप्रेजेंट सेवरल इंडिपेंडेंट फाइलोजेनेटिक ब्रांचेस ऑफ फिशेस लीडिंग टू द स्टिल एक्सटेंट कॉन्डोरिथाइस. अब इसकी जो आगे जो ब्रांचेस चलती गई तो वो कॉन्डोरिथाइस जो है मॉडर्न जो
कार्टिलेजिनस फिश आ जाती हैं, शार्क्स वगैरह की, तो वो ये उनकी एंसेस्टर मानी जाती है। So this is the fourth group of ancient extinct fishes and they were more closely related to bony fishes, और ये bony fishes से उस ज़माने में बहुत ज़्यादा रिजेंबल किया करती थी। In this slide we will compare the subclasses of Ostisthies like Sarcopterygi and Actinopterygi. Ostisthies are the bony fishes. Sarcopterygi have paired fins with muscular lobes. अब इनके पेयर्ड फिन होते हैं और मस्कुलर लोब्स रखने वाले होते हैं। दे आर आल्सो नोन एज लोब फिन्ड फिशेस, इसलिए इनको लोब फिन्ड फिशेस भी कहा जाता है। एंड देयर नुमेटिक सैक्स फंक्शंस एज लंग्स। एग्जांपल्स इंक्लूड लंग फिशेस, सीलोकैंथ्स एंड ओस्टियोलिपिफॉर्म्स। And there are three living genera of lungfishes. These are Lepidosiren, Protopterus and Neoceratodus. In case of subclass Actinopterygi, they have paired fins which are spotted by dermal rays and they are commonly called as ray-finned fishes. The basal portions of paired fins are not muscular in these fishes, and the examples of Actinopterygi includes sturgeons, paddlefishes and teleosts. They have a homocircle tail, meaning that the tail has equal upper and lower lobes, यानी फिन जो है वो उसके इक्वल होंगे, उसके लोब जो हैं वो फिन के यानी कि टेल के इनके होंगे जो। दे हैव ब्लाइंड olfactory sacs and their fins lack muscular lobes and they usually possess swim bladders and they are divided into two infraclasses. The first one is infraclass Chondrosteans and the second infraclass is Actinopterygians. सो एक्टिनोप्टेरिजियंस को जो है वो दो जो है वो इंफ्रा क्लासेस में डिवाइड किया गया है, कॉन्ड्रोस्टियंस में और एक्टिनोप्टेरिजियंस में। In this slide we will discuss about the second group of Sarcopterygians, that is the coelacanths. The most recent coelacanth fossils are over 70 million years old. However, in 1938 coelacanth was found from the deep water of the coast of South Africa. After that, numerous other specimens have been caught in deep water around the Comoro Islands of Madagascar. Coelacanths are large, plump, lobed fin fishes that can grow to more than 2 meters. जैसा कि आप ये इसमें नीचे इमेज में देख सकते हैं कि ये 2 मीटर तक ग्रो कर सकती हैं and weigh around 90 kg. They are estimated to live for 60 years or more. Modern coelacanths appear larger than those found as fossils. They are nocturnal piscivorous drift hunters. So the coelacanth constitute a rare order of fish that includes two extant or present species in the genus Latimeria. यानी इससे जो ऑर्डर है इसमें अंदर सिर्फ दो स्पीशीज़ जो हैं प्रेजेंट इरा की पाई जाती हैं। द फर्स्ट वन इज़ वेस्ट इंडियन ओशन coelacanth which is known as Latimeria calumne and it is primarily found near the Comoro Islands of the east coast of Africa. And the second coelacanth is the Indonesian coelacanth which is known as Latimeria minaduensis, and they follow the oldest known living lineage of Sarcopterygi or lobed fin fish, which means they are more closely related to lungfish and tetrapods than to the ray-finned fish, and they are found along the coastlines of the Indian Ocean and Indonesia. The West Indian Ocean coelacanth is a critically endangered species. जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पहले बताया है कि coelacanth जो है इसके अंदर जस्ट 2 स्पीशीज़ ही पाई जाती हैं, यानी उनमें से एक क्या है, लैटिमेरिया कैलुमने. लैटिमेरिया कैलुमने इज़ आल्सो नोन एज वेस्ट इंडियन ओशन coelacanth. जैसे आपको बताया था कि एक वेस्ट इंडियन ओशन coelacanth है, दूसरा क्या है, इंडोनेशियन coelacanth है. एंड दे आर समटाइम्स नोन एज Gombiza African coelacanth or simply coelacanth, and it is one of the 2 extant species of coelacanth. Latimeria calumna is considered as the closest living fish relative of terrestrial vertebrates.
यानी जो हमारे ज़मीन के जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उसका सबसे क्लोज रिलेटिव जो है इस फ़िश को माना जाता है, इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट फ़िश है। एंड दे वेज अप टू 80 kg एंड दे हैज़ हैवी स्केल्स ऑन देयर बॉडी वॉल। तो ये सिलाकैंथ की कुछ पहचान है आपने याद रखनी कि इनकी बॉडी पे हैवी स्केल्स होते हैं एंड दे हैव वेट अप टू 80 kg एंड दे आर द क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। Ancient coelacanth lived in freshwater lakes and rivers. Thus, the ancestors of Latimeria must have moved from freshwater habitats. तो साइंसदानों का ख्याल है कि इनके जो आबाउजदाद थे वो फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में रहा करते थे, तो इसीलिए सिलाकैंथ भी फ्रेश वाटर हैबिटेट से मूव करके ही बाकी जैसे ओशंस में या और जगह पे पहुंची होंगी, जैसे वेस्ट इंडियन ओशन सिलाकैंथ यानी ये जो लैटिमेरिया कैलुमने है तो ये वहाँ पे पाई जाती है। So in this slide we will compare the subclasses of class Chondrorhynchids or cartilaginous fishes. The subclasses are subclass Elasmobranchi and subclass Holocephali. Elasmobranchi के अंदर cartilaginous skeleton रखने वाली fishes आती हैं whose skeleton is partially ossified and they have placoid scales which are present or they have no scales. And the examples of Elasmobranchi includes sharks, skates, rays and sawfish. So members of this subclass are characterized by having 4 to 7 pairs of gill clefts. जैसा कि अब शार्क्स के अंदर 4 जो है ना वो पेयर्स ऑफ गिल्स पाए जाते हैं जिससे शार्क्स की पहचान हो सकती है, बाकियों में 7 तक जो है गिल क्लेफ्ट्स होते हैं and these gill clefts open individually to the exterior and these fishes have rigid dorsal fins and small placoid scales on the skin. The teeth are in several series. The upper jaw is not fused to the cranium and the lower jaw is articulated with the upper. यानी ये इसके कुछ characteristics हैं Elasmobranchi subclass के. Similarly, the other subclass is subclass Holocephali. The characters of this class is mentioned here. The first one is they lack scales. इनके scales नहीं होते हैं. Their teeth are modified into crushing plates. अब crushing plates में इनके teeth जो है modify हो चुके हुए हैं. Their lateral line receptors are present in an open groove. अब इनके lateral line receptors जो एक groove में पाए जाते हैं and they contain about 30 species. Operculum covers pharyngeal slits and the example of this subclass Holocephali is chimeras or rat fishes. So in this slide you can see the image of chimera fish or rat fish which belongs to the subclass Holocephali. तो chimera या rat fish इसको chimera को क्यों नाम दिया गया है? Because it has a large head with a small mouth and their mouth is surrounded by a large lip. अब ये देखें इसका जो हेड है ये लार्ज है और माउथ इनका स्मॉल है एंड माउथ इज़ आल्सो सराउंडेड बाय अ लार्ज लिप एंड दे हैव अ नैरो टैपरिंग टेल। अब इनकी ये टेल अगर आप देखें तो ये क्या है? इट इज़ अ नैरो एंड टैपरिंग, यानी नुकीली इनकी टेल है, ये पीछे की तरफ बन रही, टैपर्ड उसके एंड्स हैं। दैट्स वाई दे आर नेम्ड एज रैट फिशेज। इनको रैट फिशेज इस वजह से नाम दिया गया है बिकॉज दे रिजेंबल्स टू रैट इन देयर अपीयरेंस. So chimeras are cartilaginous fish in the order Chimeriformes and they are informally known as ghost sharks, rat fish, spoke fish और rabbit fish. यानी इसके कई नाम हैं. ghost shark भी इनको कहा जाता है, rat fish भी कहा जाता है, spoke fish भी कहा जाता है और rabbit fish भी कहा जाता है chimera.